सो कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक रीमान इंटीग्रेशन बेसिक इंट्रोड्यूस किया था जस्ट, है ना। तो उतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं क्योंकि एग्जाम में उतना पूछेगा भी नहीं, जस्ट आपसे पूछेगा रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं, है ना। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और बाउंडेड है उस इंटरवल पे तो रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर कोई फंक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस भी है लेकिन बाउंडेड है तो भी वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। बाकी हमने लास्ट क्लास में ब्रीफली बताए थे आपको। तो अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से बेसिक इंटीग्रल डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं इम्प्रॉपर पे। सो बाकी प्रॉपर्टीज तो आप लोगों को आती ही है। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो बाकी प्रॉपर्टीज आप जानते हो ना। सो अभी हम थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं। मेनली इसी का क्वेश्चन, इनडेफिनेट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो लोअर क्लास में आप करते थे ना, पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट, उस पर मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। डेफिनेट मेनली प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। सो एफ एक्स अगर बाउंडेड फंक्शन है और इसमें तो जनरली आप जानते हैं कि अगर ये ए बी है, सो दिस रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये है ना, ये जो है अगर मान लो एफ एक्स कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन है, सो लेट एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी, है ना। देन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। एंड व्हेन x लाइज बिटवीन a एंड b, है ना, x a b के बीच में होगा। सो x की वैल्यू a और b के बीच में, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होगा इसका, कि जैसे इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ क्योंकि ये हम लोग यूज करेंगे, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, ये बेसिक है, जस्ट बेसिक है। तो जैसे पहला तो ये है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ वाई डी वाई, दोनों सेम ही होगा। सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख लो या ए टू बी एफ वाई डी वाई, दोनों का आंसर सेम होगा। दूसरा ए टू बी एफ, है ना, यहाँ वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। सो आंसर एट द एंड कॉन्स्टेंट ही आना है जो कि वेरिएबल से फ्री होगा। सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ले लो या एफ वाई डी वाई ले लो या एफ टी डी टी ले लो, आंसर सेम ही आएगा। सो एफ एक्स डी एक्स ये जस्ट नेगेटिव होगा, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स यही आ जाएगा। सो बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे इंटीग्रेशन का, साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये आप जानते हैं। फिर अगर ऐसा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, देन यू कैन राइट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, है ना। मेनली यही है। यहाँ पे मैं अगर ऐसा करता हूँ ए लेस देन बी लेस देन सी, सो अगर इंटीग्रेशन ए टू बी प्लस बी टू सी है तो यू कैन राइट डायरेक्टली ए टू सी। और क्या प्रॉपर्टीज हैं? और जैसे अगर आप लिखेंगे फोर्थ में जैसे 0 to 2a वाला आप जानते होंगे, एफ एक्स डी एक्स, ये इससे पहले मैं अगर लिखूँ आपका कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स, सो विल गिव यू सेम आंसर अगर 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया हमने? x की जगह a माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। इससे आ जाएगा 0 to एफ एक्स डी एक्स, ये इसी का जनरलाइज फॉर्म है। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं मैं आपका, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। एफ एक्स डी एक्स इट विल गिव यू आंसर ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फोर्थ वाली कंडीशन है वो स्पेशल केस है फिफ्थ वाली की, है ना। फिर
6 में क्या होता है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। एंड सेवेंथ है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अप्रूव भी कर सकते हैं सबको, सब्स्टिट्यूशन से सब प्रूव हो जाएगा। सर जी जी फोर्थ जी। वाला जो हाँ उसमें दोनों का इससे 0 से ए ही होगा जो यस यस। लिमिट। हाँ एक्स को हमने a माइनस एक्स रखा था, 0 से a ही होगा जी। फिर आगे जो है कि ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, अब देखो इसी में 6 के अलग अलग केसेस हैं आप जानते हैं। तो इसी में अगर मैं लिखता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो जाए मतलब ऑड फंक्शन हो, सो यू नो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, तो वैसा होगा यहाँ अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हुआ तो। फिर इसी में अच्छा इसी का दूसरा पार्ट ये है कि मान लो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल मतलब इवन फंक्शन है ना, सो एफ इज इवन फंक्शन। तो उस केस में जो आपका माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है वो 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। फिर टेंथ में अगर आप ऐसे लिखते हैं कि कई बार ये भी यूज़ होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए, ऐसा कोई नाम नहीं है, तो उस केस में 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी। और 11th इसी में क्या है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो जाए देन उस केस में जो आपका इंटीग्रल था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स विल बी 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। पर देख लीजिए सो हालांकि 6 से ही कनेक्टेड है 9th और 10th, तो 9 10th कहीं 8 9 6 का ही पार्ट है ना, इससे आया है। और 7th का ये 10th और 11th कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। तो उस बेसिक प्रॉपर्टीज में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अभी गेट में ये क्वेश्चन था ना, देखिए। तो इसके लिए आप चाहो तो 11 12 वाली एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन के बुक जस्ट एक बार आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है भाई, ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिए मैंने जो वन वेरिएबल के हैं। जैसे एक दो बेसिक क्वेश्चन भी देख लो, जिससे कई बार क्वेश्चन रहता है इस तरह से, जिससे आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे कि 0 से पाई बाई टू साइन की पावर मान लो 2024x अपॉन साइन की पावर 2024x प्लस कॉस की पावर 2024x डी एक्स। या इनफैक्ट यहाँ मैं कोई भी n रख दूँ, n चाहूँ तो इनफैक्ट ये रखने के बजाय मैं कोई भी n पुट कर दूँ, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। सो साइन एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मान लो मैं लिख दूँ n बाई टू या 0 n पाई बाई 4 या जस्ट पाई बाई 4, इस तरह से बताइए। डी 5/4। ठीक है ना, जिन लोगों लोअर क्लास में पढ़े बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो सिंपली, लेकिन ऐसे अगर आप सोलेंगे इनडेफिनेट सॉल्व कर लेते हैं फिर लिमिट लगाएंगे तो मुश्किल है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट यूज द प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए उससे आंसर आ जाएगा। सर एक सेकंड पीछे वाला दिखाइएगा। ठीक है,
किसी को डाउट है ये सब लोग कर लेंगे सॉल्व या मैं सॉल्व करूँ? देख लो, तो बहुत इजी सा है। अपने 11th-12th वाली बुक में ये सब क्वेश्चंस बहुत हैं। ये क्या है, 0 से π/2। यहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। साइन nx, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ यूज दिस प्रॉपर्टी, सो यूज 0 to a fx dx, जिसको आप लिख सकते हो 0 to a f of x minus x dx। सो अगर ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो i क्या हो जाएगा, 0 से π/2, ये हो जाएगा cos nx, और डिनोमिनेटर में बस टर्म को अरेंज कर लो ताकि ऐड कर सको। अब इक्वेशन 1-2 को आप सिंपली ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1-2 को इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दोगे। सो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, कितना आ जाएगा 1 dx। चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका और इसका सम 1 हो जाना है, 1 हो जाना है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया सिंपली π/2, और π/2 है, सो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो यहाँ से i की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो इजी है ना, सिंपल। तो यहाँ बस बताना प्रॉपर्टी कैसे हेल्प कर रहा है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी कैसे हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन हेल्प अस टू सॉल्व क्वेश्चंस, और इन इजी वे, टाइम कम लग रहा है, इससे इजीली सॉल्व हो जा रहा है। जैसे अभी गेट में रिसेंटली एक क्वेश्चन था, अगर आप देखना चाहें तो ड्राइव में भी होगा। सो इसका पहला ही है ना, आई थिंक गेट का था। तो इसमें तो कुछ चला गया। तो सीधा ये गेट मैथ वाला आ गया क्वेश्चन ना, तो उसको मैं डायरेक्टली वो खोलता हूँ असाइनमेंट, डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, ये पहला था ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ, है ना। जब 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान सा है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए क्या आंसर होगा। जीरो। है ना, सिंपल है। तो एफ एक कॉन्टिन्यूअस और पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन है। सो एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस एंड पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0, 1, देन इंटीग्रेशन एफ साइन एक्स कॉस एक्स, सिंपली आप सब्सटीट्यूट करके देख लेंगे, या जीरो। ठीक है भाई, बाकी लोग देख लीजिए। सो बोल रहा है कि और इंटीग्रेशन दे रखा है एफ ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स 0 to पाई, सिंपली 0 to पाई एफ टी डी टी, क्योंकि टी अगर मैं साइन एक्स को रखता हूँ तो डी टी हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये यूज़ कर लेंगे आप। तो सिंपली ये हो गया। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए मुझे। सो लिमिट चेंज करनी, क्योंकि वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। सो लिमिट चेंज करते हैं, साइन 0 0 साइन पाई 0, सो 0 से 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। अच्छा, तो ये भी एक प्रॉपर्टी ही था वहाँ पे। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि जैसे मैं इतने सारे प्रॉपर्टीज लिखा, एक मैं ये भी लिख दूँ, जैसे 11 नंबर 12 नंबर ये है कि a से a एफ एक्स डी एक्स, तो ये बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन 0 ही होगा, है ना।
ए से ए, तो इससे आंसर आ गया। बाकी ऐसे ही कोई आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, तो ऐसे निकाल लेंगे आप इस तरह से, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज में आप क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कीजिए, क्लास 11-12 वाली बुक भी आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया जैसा आपको बताने के लिए, दूसरा ये, हालांकि 0 से 0 हो गया डायरेक्टली, तो ये 0 ही हो गया, तो इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा आगे क्या, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है, एरिया निकालना है ना। सो दोनों तरीके से, 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे आप क्या जानते हैं, अभी जैसे मैं लिख रहा था कि कोई फंक्शन बाउंडेड है, ये एरिया निकालना है, तो आप तो जानते ही हैं। सो ये तो अभी ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, सो सिंपली ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी को बाद में हम डबल इंटीग्रल से भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल हो जाएगा डी वाई डी एक्स, वाई फ्रॉम 0 टू एफ एक्स और एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो ये भी लिख सकते हैं आप, तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन अभी हम सिंगल इंटीग्रेशन पर है, सिंगल इंटीग्रेशन से लिख रहा हूँ, यही एरिया ये भी देगा, 0 टू एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। यहाँ पे वही चीज़ है, तो सेम ही चीज़, बट ये फॉर्म में लिखा हुआ डबल इंटीग्रल के फॉर्म में और ये सिंगल इंटीग्रल के फॉर्म में। तो अभी के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं सिंपली। 2 कर्व्स के बीच का एरिया होगा, मान लो कभी ऐसा हो कि इस तरह से है, 2 कर्व का इंटरसेक्शन है, जैसे ये ए है, ये आपका बी है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इज इक्वल टू जी एक्स है, दिस इज b। सो पॉइंट ए पॉइंट बी, और आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। सो होगा क्या, जब आप एरिया लिखेंगे, x माइनस जी एक्स का है ना, इंटीग्रेशन। तो सिंगल इंटीग्रेशन से आप लिखेंगे, सो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और यहाँ कर लेंगे आप डी एक्स ए टू बी, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन। अगर वैसा लिखना चाहें आप, सो डी वाई डी एक्स 1, तो y की लिमिट हो जाएगी जी एक्स टू एफ एक्स, एक्स है ए टू बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा, मतलब लिमिट एक्स की, तो ये आ गया। तो इस तरह से सिंगल इंटीग्रेशन आप ऐसा लिख सकते हैं। सेम y के टर्म में भी कर सकते हैं, कई बार फंक्शन y के अराउंड निकालना आसान रहता है, कई बार कर्व ऐसा होगा कि जैसे इस तरह का कर्व है फॉर एग्जांपल, और ये एरिया निकालना है, तो निकाला तो x के अबाउट जा सकता है, लेकिन y के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा आसान होता है। मान लो ये निकालना है, सो इधर ये y की वैल्यू c है, y की वैल्यू d है, आप इसका जब एरिया लिखेंगे, और ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स था, जिसको आप सॉल्व करके x इज इक्वल टू जी वाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो एरिया आएगा यहाँ पे आपके पास, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सो ये जैसे एक तो होगा x डी वाई, जैसे y डी एक्स था ना पहले, तो x डी वाई, वाई की लिमिट क्या है c टू d, इसी को आप लिख सकते हैं c टू d जी वाई डी वाई, वही चीज़ है जैसे यहाँ पे जो लिख रहे थे हम लोग। सो दिस कैन बी रिटन एज ना ए टू बी वाई डी एक्स, ठीक है। सो वाई डी एक्स जब लिखते हैं, देखिए तो हमारा जो x की लिमिट है a पे आती है, कि a कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, a कहाँ से कहाँ जा रहा है। और जब यहाँ डी वाई लिख रहा हूँ, तो हम y की लिमिट देख रहे हैं कि y कहाँ से कहाँ तक है ना, y कहाँ से कहाँ तक, y c से लेके d तक है, तो यही जी वाई नाम दे दिया। ऐसे ही अब 2 कर्व का इंटरसेक्शन में भी सेम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एरिया निकालने वाला, ये लोअर क्लास में बहुत सारे हैं। जैसे वो गेट का ही एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप अपने प्रैक्टिस करना। 11-12 की बुक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें आया था ना गेट में एक क्वेश्चन कोई था, देखना पड़ेगा। तो यार ये तो 2 वेरिएबल का, इस हमने डिस्कस किया हमने उस दिन लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से, मैक्सिमम मिनिमा। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एरिया वाले क्वेश्चन, है ना। तो अच्छा, ये गेट वाले सिर्फ पेपर है, इसमें 5 से 23 का। सर इंटीग्रल सर्च करेंगे ना। इंटीग्रल कर सकते हैं, एरिया कर सकते हैं, तो
जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसी पे बात करते हैं हम लोग, ये गेट 2022 का है ना। जैसे ये कह रहा है कि ये वही वन वेरिएबल से भी करूंगा, डबल इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करूंगा, मैं सिंगल इंटीग्रेशन से करता हूँ। डबल इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, तभी मैं सिंगल इंटीग्रेशन यूज़ करूंगा। जब डबल पढ़ाएंगे तो इसी क्वेश्चन को डबल इंटीग्रल से करेंगे, है ना, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आगे तो ये हो गया। तो अभी इस पे बात करते हैं, चलिए। कह रहा है कि इफ द लाइन y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, जहाँ अल्फा मोर देन इक्वल टू √2 है, डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन दिस इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो बताओ मुझे अल्फा की वैल्यू क्या है, पहले आप लोग जरा सॉल्व करके बताइए। ये 11 12 का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, इंटीग्रल का सिंपल वन वेरिएबल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। या टू वेरिएबल से भी कर सकते हैं, टू वेरिएबल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वन वेरिएबल से करके देखिए जो मैं कराता हूँ। जो लोअर क्लास में पढ़े होंगे, बस आपको देखना याद है कि नहीं है, सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सॉल्व करके देखिए और आंसर बताइए। नहीं हो रहा है तो भी बताइए, ठीक है। हाँ दिनेश, अरे कहाँ पर है? मैं तो VRH में। अरे क्या क्या फ्रेशर्स पार्टी में ठीक है, लगवा कर दूंगा 4-5 हज़ार रुपये। ठीक है, पोस्टेड है मेरे पास, मैं भेज दूंगा ओके। हैं हाँ देखता हूँ, पॉसिबल होगा तो आ भी सकता हूँ। कर दूंगा, ऐसा है जरूरत तो कोई नहीं, कर देंगे। ठीक है। आया जी आंसर?
सब लोग ट्राई करो, हो जाए तो बताओ, नहीं हो तो भी बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि है ना इतना थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा बस। सर √2। ठीक है, सी सबका आ गया, मतलब मुश्किल नहीं है ना, सिंपल है। तो उसमें बस आपको क्या करना है, सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ? सो y इज इक्वल टू अल्फा एक्स है, अल्फा √2 से ज़्यादा है या इक्वल है बोल रहा है। कर दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे है कि रीज़न क्या है आपके पास। सो एक तो कर्व है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 40 है, गेट 2022, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक कर्व है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, और एक रीज़न दे रखा है आपको, रीज़न में है वैसे पॉइंट्स जहाँ पे, ठीक है ना, हम एक्स डी वाई, वाई डी एक्स और डी एक्स डी वाई तीनों तरह से बनाए। समझ आ जाएगा। तो 0x है ना, तो √y, तो x की वैल्यू 0 से √y है, एंड तो जो हमारे पास यहाँ पे है इक्वेशन कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू √y, एंड y जो है 0 से 2 तक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ग्राफ बना लो, है ना, सिंपल है कि ये जो है लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो पहले आप चाहो तो इसका ग्राफ बना लो। तो √x का ग्राफ कैसा होता है, x बराबर √y है ना, तो ये हाफ कर्व होगा एक्चुअली, तो फुल कर्व बनेगा x² बराबर y। तो x² बराबर y मतलब y के अराउंड कुछ कर्व होगा, है ना, इस तरह से। सो ये है x इज इक्वल टू √y, ठीक है जी। अब इसमें बोला गया है कि y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, जो एक लाइन है वो डिवाइड कर रही है इसको दो इक्वल पार्ट में, किसके बीच से, पहले आगे भी था y0 से 2, सो y2 मान लो यहाँ पे है, y2 y0। सो ये x बराबर √y है, ठीक है ना। और y इज इक्वल टू अल्फा एक्स की लाइन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस साइड लोगे। तो इसके बीच का जो टोटल एरिया अगर निकाले तो कितना आएगा, आप चेक करो। तो मुश्किल नहीं है, ये तो ऐसे ही निकल आएगा, और उसको हाफ कर देंगे फिर, है ना। जैसे मैं लिखूं कि 0 से 2 x dy, तो x dy लिख दिया ना, y की लिमिट 0 से 2, तो ये आ जाएगा आंसर। ये 0 से 2 है। अब आप अगर कह रहा है कि ये जो कर्व है, सो नाउ अब आपके पास कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, है ना। सो y इज इक्वल टू अल्फा एक्स जो लाइन है वो क्या कर रही है, तो चलो इसको मैं इंटरसेक्शन पहले पॉइंट निकालता हूँ। ये तो था y इज इक्वल टू 2, तो अगर इसके साथ निकालूंगा सो अल्फा एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 अपन अल्फा हो जाएगा अगर इसके साथ देखें तो। और अगर उसके साथ इंटरसेक्शन निकालोगे इस वाले कर्व के साथ, x बराबर √y एंड y बराबर अल्फा एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² बराबर y एंड यहाँ से y बराबर अल्फा एक्स। सो x² बराबर अल्फा एक्स, सो x इज 0 और x इज अल्फा, ठीक है ना। तो मतलब दो तरह की सिचुएशन, मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे कटेगी या ऐसे कैंसिल होगी, ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है ना। तो कैसे किया आप लोगों ने, अगर मैं यहाँ पे कट कराऊंगा तो ये तो ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक।
ये है, तो हमें अल्फा ऐसा ढूंढना है, लेकिन अल्फा बता रखा है इसने √2 से ज़्यादा ही है। ओके, तो एक काम करते पहले ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, उससे आसान हो जाएगा। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, y का अल्फा बाई कोऑर्डिनेट 2, है ना। सो इस अल्फा पॉइंट, बाई 2 0। नहीं एक मिनट रुकिए, इसमें y2 है, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, ये तो x बराबर √y कर्व है ना, ये y बराबर 2 है। सो √2, 2 हो गया ना ये। तो इससे मुझे पता चल जाएगा ना कि क्या करना है। यहाँ पे x की वैल्यू √2 है, राइट, x की वैल्यू √2 है। उसने कहा था कि अल्फा जो है √2 से ज़्यादा है, ठीक। सो तो आप कर्व कैसे कट करेंगे, मैं देखो मैं कह ना दो सिचुएशन, आप कैसे डिसाइड करोगे ऐसा कट कर रहा है या ऐसे कट कर रहा है, कैसे डिसाइड करोगे आप। तो उसके लिए क्या तरीका होगा हमारे पास। तो इसने कहा है ना कि अल्फा जो है वो क्या लेस देन बोला है, मोर देन बोला है। देखो यहाँ पे इसने लिख रखा है कि अल्फा √2 से ज्यादा है। सो अल्फा इज मोर देन इक्वल टू √2, ठीक है ना। सो अल्फा √2 से तो एटलीस्ट ज्यादा ही है, तो अगर √2x बनाओगे तो ऐसा आएगा। सो हाँ प्रदीप जी, हाँ बोलिए, अभी लेट तो रहे हैं। कुछ काम है। हाँ वो हो गया सारा, थीसिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, हाँ। तो देखो, तो अगर √2 से मैं कम लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे y2 है, तो ये तब होगा y बराबर अल्फा x, ये तब होगा जब अल्फा लेस देन √2 होगा। समझ रहे हैं ना। सर हम क्या किए हैं उसमें ना, एक्स टी वाई निकाले और उसके बाद ट्रायंगल का एरिया, उसको ट्रायंगल का एरिया एक ट्रायंगल बनेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नहीं हिसाब नहीं, से। तो पहले तो ये पता हो ना आपको कि लाइन ट्रायंगल बनाएगा या ये बनाएगा, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको कि ये कर्व को कट करेगी या यहाँ कट करेगी। तो इसने बता रखा है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो होगा y इज इक्वल टू अल्फा एक्स तब होगा जब अल्फा लेस देन √2 होगा, ये तब ऐसा होगा, ठीक है। y बराबर x टाइप का हो गया, तो x √2 तो y भी √2, लेस या मोर चेक कर लो। एक मिनट पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा अल्फा इज ग्रेटर देन यहाँ इक्वल पे। टू रूट तो 2। केस है ना, ये y बराबर अल्फा एक्स, या तो ये होगा ये होगा, तो दोनों कर्व है, तो आपको देखना है कब, तो ये पॉइंट कौन सा है। अच्छा एक मिनट, √2 किधर आएगा, x √2 है तो y √2 कहाँ पे जाएगा, ये तो y2 है ना, तो पहले ही आ जाएगा एक्चुअली। कहने का मतलब ये है यहाँ √2 होगा ना, सो √2 ये पॉइंट है, ये 2 है। सो यहाँ पे y2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग, एक मिनट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा ना, ठीक है ओके। मैं क्या डिसाइड करना था, आपको समझ आ रहा है। तो मुझे देखना है कि y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, लाइन ये होगी तो अल्फा पे क्या कंडीशन है, और ये वाली कर्व होगी तो अल्फा पे क्या कंडीशन है, और ये जो बीच की कर्व है ना, ये मैं इसको लार्ज ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये है ये है, तो ये मेरा लाइन है y इज इक्वल टू 2 की, ठीक, जो उसने कह रखा है। ये लाइन है y इज इक्वल टू 0 की, ये कर्व है मेरा x इज इक्वल टू √y, ठीक, मतलब हाफ पार्ट है x² इज इक्वल टू y का। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब मैंने निकाले, तो एक तो यहाँ पे मुझे √2 लिखने के बजाय √2, 0, वरना आपको ये तो मैं यहाँ गलत लिखा था ना, ये पॉइंट यहाँ पे है x √2 y2, यहाँ तक ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये कहाँ कट करेगी, 2 पे ना, ये चीज़ है ओके। तो ये पॉइंट है 2, 2। सो ये y बराबर x का ग्राफ है, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा था ना, यहाँ पे लेस देन होगा ना, ठीक है। और ये लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, दिस लाइन, इसका इक्वेशन होगा y बराबर √2x, चेक कीजिए हाँ या ना, क्योंकि y यहाँ क्या है √2 या 2, तो y तो 2 है तो x यहाँ 2 आएगा। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, 0, 0 से और √2 से पास में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू √2x, यस और नो चेक कीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ √2 है x, तो यहाँ y2 है, ठीक है ना। मैं चेक कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू √2x, एंड दिस लाइन जो होगा
इस टाइप का। सो सब y इज इक्वल टू अल्फा एक्स है, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन अल्फा, दैट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो ये जो मैंने अब अलग अलग कलर से देखो, ये जो मेरा अभी ये ग्रीन कलर वाली लाइन है, सो ये है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स जब अल्फा मेरा होगा लेस देन रूट टू। सो y इज इक्वल अल्फा एक्स अल्फा लेस देन रूट टू। ये जो अभी दूसरी वाली लाइन में बना रहा हूँ, चलो इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है ये y इज इक्वल टू अल्फा एक्स है जब अल्फा एग्जैक्टली इक्वल है रूट टू के। और ये जो मेरा रेड कलर की अभी लाइन मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, यहाँ अल्फा हैज टू बी मोर देन रूट टू। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है बताओ अभी तक? सो मैं ये चेक करना चाह रहा था कि जो लाइन है ना इधर बिलो है तो क्या होगा इक्वेशन, लार्ज है तो क्या होगा, क्योंकि उसने बता रखा है कि अल्फा इज मोर देन इक्वल टू रूट टू। तो इसका मतलब ये बता रखा है मोर देन, तो इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, मतलब इस तरह के लाइन होंगे जो इधर ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, ओके। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी है? सो मुझे देखना था कौन से वाला साइड में लूँ, कि इसके साथ इंटरसेक्शन लूँ या लाइन के साथ इंटरसेक्शन लूँ। तो ये पहले मैं डिसाइड कर रहा था। तो ये जो ब्लैक वाला रीजन जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जैक्टली हाफ है किसका, टोटल का। टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया इज 0 to 2x dy, और ये होगा 2 टाइम, ये तो आप ट्रायंगल से ही निकाल लो तो भी चल जाएगा, ये 2 है और इधर से सर हम कोडिंग वैसे ही किए हैं, कैसे एक्स भी डी कर वाई लीजिए। इक्वल टू हाफ इंटू 2 अल्फा बाई 2, जी जी जी। इसको कर दिए। तो है ना, तो आप कैसे भी एरिया से भी जा सकते हैं या अपने इंटीग्रेशन से भी जा सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी है। सो ये लाइन है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे x dy, अगर ऐसा लिखना चाहें तो यहाँ dy 0 से 2 यहाँ भी होगा 2 टाइम, लेकिन यहाँ x क्या है, दोनों जगह x की वैल्यू क्या है ये देखना है आपको। तो फाइनली मैं अब आपको एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जो आपको चाहिए। अब अपने हिसाब से जिनको समझ रहा है वैसे सॉल्व करो, जैसे आपने सॉल्व किए होंगे, यू सॉल्व इन दैट वे। ठीक है, बट जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा था उनके लिए मैं वो लाइन ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, ओके ठीक। सो यहाँ से सिंपली पहले तो टोटल एरिया निकाल सकते थे, तुम टोटल एरिया निकालते तो टोटल आ जाता, जैसे मैं कह रहा था 0 से 2x dy, तो x है रूट वाई, सो रूट वाई डी वाई 0 से 2, ये कितना आ जाएगा, रूट वाई का इंटीग्रेशन करोगे y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट है 0 से 2, यही ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2/3 बाहर, 2 की पावर 3/2, सो 2√2 हो जाएगा -0। सो यहाँ से 4√2 अपॉन 3, ये टोटल एरिया आ गया। टोटल मतलब कौन सा, ये पूरा एरिया जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये पूरी एरिया जो है दिस इज एक्चुअली 4√2/3, या इधर बोलो ये दोनों मिला के, ये जो ब्लैक वाला रीजन अभी पूरा मैंने सेट कर दिया। सो ये एरिया आपका टोटल आ गया इतना। अब बीच में इसने कहा था कि एक लाइन है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स जहाँ अल्फा ज़्यादा है √2 से, तो वो डिवाइड, तो ये जो एरिया होगी, ये जो रेड कलर से मैं सेट कर रहा हूँ, ये जस्ट हाफ है, दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द टोटल। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया देख लो। तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे यहाँ पे, तो मैंने निकाल ही रखा है कि अल्फा एक्स और 2 को इक्वल कर दिया, तो वाई एक्स बराबर 2/अल्फा हो गया। तो यहाँ से 4√2/3 is 2 टाइम द एरिया ऑफ दिस रेड कलर ट्रायंगल। ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है इसका हाइट कितनी है, इसका हाइट 2 है, मतलब इधर बेस हाइट जो भी समझ लो, किसको बेस लेना है, तो बेस 2 है और हाइट इधर x है, x कितना है 2/अल्फा। ये कैसे पता चलता है पता है ना, इसके और इसका इंटरसेक्शन, जब भी आपको दो पॉइंट का इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों कर्व को, मतलब दो कर्व का इंटरसेक्शन चाहिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आंसर, तो ये आ गया 2/अल्फा। सो 2 टाइम ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है यहाँ से देखिए बस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो ये टोटल एरिया था और ये 2 टाइम जो हाफ वाला एरिया था, तो इक्वली हो जाएगा। अब इससे सॉल्व कर लिए, 2 कैंसिल, यहाँ से कितना हो गया 4√2 बराबर 12 अपॉन अल्फा। सो अल्फा बराबर 12 ये तो √2 नहीं आ रहा है, चेक कीजिए एक बार आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है ना ये। सो 12 अपॉन 4√2 कितना आ जाएगा ये 3/√2, ऐसा कुछ आ रहा है, चेक कीजिए, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। रूट वाई का इंटीग्रेशन सही किया हमने, x बराबर रूट वाई था ना, यही होगा यही तो आंसर है। 3/2 नहीं आएगा सर। अच्छा, तो ये लोग √2 क्यों कह रहे थे,
क्या आंसर आप लोगों ने बताए थे? सो ये लोग तो सी बता रहे हैं, सब लोग √2 बता रहे थे, मेरा तो ए आ गया। चेक कीजिए बाकी लोग। सो सर अब यहाँ डबल इंटीग्रेशन किए 3/√2 ही आ रहा है अल्फा। नहीं नहीं, किसी भी मेथड से करेंगे आंसर वही आएगा। अगर आंसर अलग आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यही तो खासियत है क्वेश्चंस का, स्पेशली जो मैथ या स्टैट के क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर तो यूनिक ही आना है, दो आंसर थोड़ी आएगा। सो देख लीजिए भाई, मैंने क्या किया, पहले टोटल एरिया निकाल लिया। टोटल जो रीजन है, पहले टोटल एरिया निकाला, फिर हमने लाइन ड्रॉ किया y बराबर अल्फा एक्स, जहाँ अल्फा मोर देन √2 है। अब उससे एक साइड ट्रायंगल बना हुआ है, एक साइड इधर ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये मैं साइड, एक ये वाला पार्ट है, और तो दोनों हाफ हाफ है, क्वेश्चन ने कहा हाफ हाफ है, तो ट्रायंगल के एरिया को डबल कर देंगे, टोटल एरिया के इक्वल आ जाएगा, है ना, जैसे गिवन कंडीशन उसके हिसाब से। सो ये जो रेड कलर वाला ट्रायंगल है उसके एरिया को हम लोग 2 टाइम कर दिया, तो ये वाला लेंथ कैसे निकलता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका, x था 2/अल्फा, y है 0, इसका x है √2, y है 0, है ना। ये वाला पॉइंट था √2, 2, ये वाला पॉइंट था 2, 2, ठीक है। इस तरीके से किसी को डाउट है तो पूछिए, सिंपल क्वेश्चन था ऐसे तो, लेकिन सिंगल इंटीग्रेशन से हमने ये एरिया निकाल लिया, फिर इससे आंसर आ गया, ठीक। आप डबल इंटीग्रेशन किए तब भी ये सेम आंसर आएगा, ट्रिपल से करिए तब भी सेम। ट्रिपल आगे जरूरत नहीं एरिया में लगाने की, जो वॉल्यूम के लिए जनरली यूज़ करते हैं, या ठीक है ना। तो मतलब कोई भी तरीका अगर सही अप्रोच लगाओगे आंसर सही आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये बस एक बताने के लिए था, बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे एरिया वाले। ये किसका क्वेश्चन है, ये गेट का या एप्टीट्यूड का है। अच्छा, कि 4 पॉइंट दे दिया है तो बताओ क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस दिस इज, तो ऐसे ग्राफ ड्रा करके निकाल सकते हो। जैसे ये देखो गेट 2023 का क्वेश्चन है, ये भी तो मुश्किल नहीं है, ये सब 11th-12th क्लास के एनसीईआरटी में है, इवन देख सकते हो तुम, कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस। इसमें बहुत ज़्यादा मैं थ्योरी पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब 11th-12th का था जो आप जानते हो। क्वेश्चंस कुछ करा देता हूँ सो दैट आइडिया मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और जानना है तो आप क्वेश्चन पूछो, फिर मैं उसका आंसर दूंगा तो आपको समझ आएगा, है ना। ये चीज़ है, वरना वही है, दो कर्व के बीच का एरिया पूछ रहा है, आप लोग निकालिए, बताइए क्या आएगा। सो टू कर्व के बीच का, अभी सिंगल इंटीग्रेशन मैं यूज़ करूंगा एरिया निकालने के लिए, वही फॉर्मूला है y dx x dy, जो भी यूज़ करना है। तो सिंगल इंटीग्रेशन जो लोअर क्लास 11th-12th में था उसी पे है ये। एक बार इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। आया भाई आंसर? इतना टाइम तुम लोग क्यों लगाते हो? तो मुझे समझाना पड़ता है ना, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। सॉल्व करो तो इजीली हो जाएगा, ग्राफ बनाओ, दोनों के बीच का रीजन ड्रॉ करो, एरिया निकालो।
बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस तरह का, जो डाउट है आप मुझसे डिस्कस करो क्लास में भी या डाउट क्लास में। अरे भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आया? बाकी लोग बताओ भाई, तो इतना आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। सर ऑप्शन सी 9/2। x is minus y square and y एक एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x is minus y square and y बराबर x plus 2। तो ये क्या है, 11/8/2023 का ना। सो क्वेश्चन नंबर 11 है गेट 2023। तो ये कह रहा है कि यही है। सो x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2। भाई कुछ भी देख दूंगा, मैच कर लो जो फंक्शन ये है, ठीक है। अब देखो, तो पहले इन दोनों का ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाना आप लोगों को आता है ना। सो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर, किसकी पावर 1 है, x की, और नेगेटिव है तो नेगेटिव x में ये इस तरह का ग्राफ बनाएगा, है ना। जैसे x बराबर y, सॉरी इस साइड होगा ना, ये तो उल्टा हो गया, x पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उसके अराउंड, तो ये होगा। सो x इज माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता तो ये होता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होता, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये होता, ठीक है। तो अभी ये है x बराबर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके पास लाइन है, तो पहले चाहो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इससे एक आइडिया रहता है कि दोनों कहाँ पे मिलेंगे, है ना। सो पहले इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। जब भी आपको ये नहीं पता हो कि दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, पहले सॉल्व कर लो। तो x बराबर आ जाएगा माइनस, या x की वैल्यू निकाल लो, y के टर्म में y पहले निकाल लो। सो यहाँ से x बराबर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से x बराबर है y माइनस 2, दोनों के इक्वल कर दो, माइनस वाई स्क्वायर y माइनस 2, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज 0। अब चेक करो क्या करना होगा, तो यहाँ पे एक प्लस लेना पड़ेगा मुझे, तो एक प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 सॉल्व कीजिए, यही आएगा, ठीक है। अब तो y की वैल्यू 1 और माइनस 2, तो ये दो, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y 1 होगा और माइनस 2 होगा, तो इससे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी यहाँ से -1 और -4, राइट। एक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। सो ठीक है, अब इसे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं रफली। तो अभी हम ग्राफ बना रहे थे, सो ये जैसे है, ये अगले पेज बनाऊँ, चलो अगले पेज बनाता हूँ। सो यहाँ पे ये है, और अगला y बराबर x प्लस 2। सो y बराबर x प्लस 2 का मतलब है, अच्छा हमें पहले पॉइंट लोकेट करते हैं, x1 y माइनस 1, तो x सॉरी y1 x माइनस 1 y1, x माइनस 1 y1, यहाँ पे कटेगा एक, ये पॉइंट, और दूसरा है x माइनस 4 y माइनस 2।
y माइनस 2, रफली मैं देख रहा हूँ कहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हो। रफली इस तरह ग्राफ लो। चलो ये मैं रफली ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सो ये हमारे पास है लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखिए तो जब x 0 है ना, y एक्सिस पे x 0 है तो ये 2 होगा, और x एक्सिस पे y 0 है तो ये -2 होगा, -1 -2 -3 -4 रफली ले लो। ठीक है, तो यहाँ से एनीवे तो ये मैंने रफली ग्राफ बना दिया, y बराबर एक्स प्लस 2 और एक है आपके पास x इज इक्वल टू -y²। इन दोनों का इंटरसेक्शन यही है, मतलब इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। ये था ना एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। सो इन दोनों से बाउंडेड यही ब्लैक सी रीजन है जो मैं सेट कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं एरिया y dx x dy दोनों होता है। तो आप y एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितना था, y बराबर आया था एक 1 और एक यहाँ पे y बराबर कितना था -2, यही था। सो आप ऐसा करो, दो कर्व के बीच का एरिया है ना, सो जस्ट ये स्ट्रिप बना लो। सो एरिया जो होगा जब भी आपके y के राउंड लिखता हूँ तो मैं dy लिखूंगा, y की लिमिट है -2 से 1। और जब टू कर्व्स के बीच का हम एरिया लिख रहे हैं तो राइट कर्व का x माइनस लेफ्ट कर्व का x, ये समझ लीजिए x2 माइनस x1 dy, x dy होता है ना, बट दो कर्व के बीच का है तो x2 माइनस x1। अब ये x2 x1 क्या है, तो आपको देखना है इधर x की वैल्यू क्या है लाइन पे, तो लाइन पे x की वैल्यू है y -2, यही है। माइनस ये जो लोअर कर्व है इस पे x की वैल्यू कितनी है, तो ये तो -y² है। सो -y² dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। यही अगर आप डबल इंटीग्रेशन में जो लोग कर रहे होंगे तो यही चीज़ें ऐसी होंगी कि y -2 से -y², या उल्टा हो जाएगा क्योंकि मैं इधर जाऊंगा ना, -y² से y -2 और ये होगा -2 से 1। चेक कर लो, कहीं डाउट है तो क्वेश्चन करो तब समझ आएगा। सो dx dy। तो जो लोग डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाद में मैं इसको दोबारा ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, डबल इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा। तो अभी जस्ट जिन लोगों को ऑलरेडी ये आता है डबल इंटीग्रेशन, यू कैन सी हियर, तो ऐसा कर सकते हो आप। मैं अभी सिंगल इंटीग्रेशन से कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 dy, या अगर वैसा y2 माइनस y1 dx। तो यहाँ चूंकि y पे लिमिट लेना आसान है, ये dx से भी होगा, अगर आप चाहो तो मैं dx से भी करके बता सकता हूँ, तब भी सेम आंसर आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा। सर लेकिन यहाँ टू पार्ट में होगा ना सर, एंटी और एग्जिस्ट अलग अलग हो रहा है ना सर, y के अलोंग चले या x के अलोंग चले तो y डबल के अलावा, इंटीग्रेशन। हाँ हाँ, सर डबल इंटीग्रेशन से करेंगे तो सर ये टू पार्ट में करेंगे ना सर, क्योंकि यहाँ नहीं नहीं, एक डिपेंड करता है आप dy dx ले रहे हैं dx dy ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं। dx dy करेंगे तो एक बार में ही हो जाएगा, dy dx करेंगे तो दो पार्ट में होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, आप dx dy लेंगे dy dx, तो बाद में डिस्कस करूंगा। सो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप चाहो तो करो अपने तरीके से। यहाँ मैं कर रहा हूँ x2 माइनस x1 dy, क्योंकि y पे लिमिट लेना आसान है तो इसीलिए। तो यहाँ से आंसर आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वैसे ही वाला फॉर्मूला जो यहाँ मैं लिख रहा था, जैसे दो कर्व है ना, तो y पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही x में एक ही लिखा है। अगर x में लिखता मैं तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, अगर दो कर्व के बीच का चाहिए तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व यहाँ करते, लेकिन ये इस साइड है तो हमने ऐसा किया। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट करके देखिए क्या आता है। तो यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेट कर लीजिए आप लोग, राइट माइनस लेफ्ट करेंगे ना, तो आई थिंक यहाँ भी अच्छा एरिया नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो वो आप उसके हिसाब से मॉड ले लेंगे, है ना। एरिया नॉट, एरिया हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हमने इस तरह से इंटीग्रेट कर लो क्या आता है। सो -2 से 1 y -2 प्लस y² dy। तो यहाँ से y²/2 -2y y³ 2 से 1, इसको इंटीग्रेट करो। सो 1/2 -2 प्लस 1/3 माइनस 4/2 प्लस 4 माइनस 8/3, चेक कर लीजिए। सो तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1 एलसीएम ले लो ना यहाँ पे, तो एलसीएम चलो 6 ले लेता हूँ।
तो 3 माइनस ये 1 है 12 प्लस 2 माइनस यहाँ भी 6 एलसीएम ले लो। सो 12 माइनस 24 माइनस 16। ठीक है जी, तुम कैलकुलेशन अपना चेक करना क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास -5/6 माइनस यहाँ सॉल्व करो 36 माइनस 16 20/6 सो -25/6 ऐसा कुछ आ रहा है। देख लो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या। चेक कर लेता हूँ, रुको। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे सर मेरा वैसे। तो 3 आ रहा है। अच्छा आपका 3 आ रहा है, नहीं नहीं तो मैंने कहीं मिस्टेक किया। इंटीग्रेशन किया आपने सेम तरीके से, यस सर। यही किया। हाँ तो देख लो मैंने कहीं मिस्टेक किया कैलकुलेशन ना। तो ये यहाँ पे आ गया। एक्चुअली राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व होता है ना, तो राइट वाले का x माइनस लेफ्ट वाले का x ऐसा करना था। तो यहाँ मैंने वैसे किया है। चेक करो इंटीग्रेशन में मैंने कहीं मिस्टेक किया है, दोबारा कर देता हूँ। सो चलिए इसमें है ना बहुत ध्यान से नंबर लिखना पड़ेगा। सो राइट कर्व में x माइनस लेफ्ट कर्व का x। सो -2 से, एक तो लिमिट सही लिखा ना, -2 से 1 y था। राइट कर्व में x था -y² माइनस y -2 x की वैल्यू थी y -2। देखो हुआ क्या है, पहले हमने वैसा लिया था दिस माइनस दिस, लेकिन होता क्या है 9/2 आ गया ना। ओके ठीक है, मतलब सिंपल 9/2 इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन केयरफुल्ली करोगे तो ठीक है, नहीं तो सिली मिस्टेक होंगे तो वो आंसर अलग आ जाएगा जो कि मैच नहीं करेगा। तो आपको केयरफुल रह के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से -y³/3 -y²/2 +2y यहाँ तक यही है। पहले इसी का जस्ट नेगेटिव आया होगा क्योंकि मैंने लेफ्ट माइनस राइट किया था, राइट माइनस लेफ्ट करना होता है। तो उससे एरिया में कोई दिक्कत नहीं, एरिया नेगेटिव नहीं होगा, मॉड ले लेंगे ये है। सर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं ना। नहीं वो तो हम तब करते हैं जब हम अपर माइनस लो, इसमें अपर कौन है लोअर कौन है कैसे डिसाइड करोगे, स्ट्रेट लाइन वाला अपर कर्व है ना, कैसे तो पता वो आपको? वाई एक्सिस के साथ उसका ज्यादा एरिया है तो वो पॉजिटिव देगा ना, और नीचे वाला कर्व का एरिया वाई एक्सिस से कम एरिया है जो अनसेडेड है, अरे भैया तो तुम वो तो कहाँ कहाँ से ज्ञान लाते, सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ अपर माइनस लोअर इसलिए किया था मैंने क्योंकि हम लिमिट एक्स पे ले रहे थे। यहाँ लिमिट मैंने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया, ध्यान से एक्स। देखो। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता कोई कर्व मान लो इस तरह से है रफली, चलो समझने के लिए मान लो। सो यहाँ सी है यहाँ डी है, ये है मान लो मेरे पास। तो यहाँ जो एरिया होगा एक्चुअली मुझे ये एरिया चाहिए। दिस कर्व इज एफ वाई एंड दिस इज जी वाई एक्स एक्स है ना। सो जब भी y पे लिमिट ले रहे हो ना तो राइट माइनस लेफ्ट, जब x एक्सिस पे लिमिट ले रहे हो तो x एक्सिस के तरफ से देखोगे तो अपर माइनस लोअर। अभी तुम यहाँ खड़े हो तो लिखोगे राइट माइनस लेफ्ट, तो एरिया जो होगा हमारे पास वो होगा C/D राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व dy। तो वहां भी यही होगा, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, अपर लोअर नहीं चलेगा यहाँ पे। जब x के रेस्पेक्ट अच्छा में हाँ, देख रहे हैं तो अपर लोअर होगा, जब y के क्योंकि वो रेस्पेक्ट में देख रहे हैं राइट निगेटिव माइनस लेफ्ट। साइड था, वाई के निगेटिव साइड था, इसीलिए वो उल्टा हो जाएगा। जी जी जी, है ना। तो यहाँ से सो आपका वैसा आ जाएगा ना। सो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ये कहना राइट वाला में x की वैल्यू माइनस लेफ्ट में x की वैल्यू। निगेटिव में इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है इसीलिए। जी जी। सो यहाँ x इज एफ वाई और यहाँ से x इज जी वाई, इस तरह समझो तो एफ वाई माइनस जी वाई कर लो तो ये आ जाएगा। बस इंटीग्रेशन ठीक से कर लो यार। चलो देखना तुम इंटीग्रेशन, तुम लोग जो सर माइनस आप। आ गया ना। सो ये है क्योंकि यस इंटीग्रेशन तो आप सर। सबको आता ही है, तो 9/2 लिख दूँ डायरेक्टली, ये है। यस सर 9/2 ही आएगा। ठीक है ना, तो एक बार कर लो इंटीग्रेशन ठीक से, आप लोगों को आता है ना, तो ये देखना पड़ेगा। सो मेनली इसमें हमने इस तरह सॉल्व किया, आप कोई चाहेगा नहीं दूसरे तरीके से तब भी हो जाएगा। अगर मैं अभी मैंने एक्स डी वाई वाला अप्रोच यूज़ किया है, अगर आप चाहो वाई डी एक्स यूज़ करो तब भी आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग इसमें एक्स के ऊपर का अलग निकालना पड़ेगा उसके लिए, और एक्स के नीचे वाले का अलग आएगा, ये है उसमें भी पार्ट करने पड़ेंगे। सो यस वो सर। थोड़े से लेंदी होगा एक्चुअली, उस तरीके से जाओगे। सो ऐसे करके निकालने पड़ेंगे, ये वाले कर्व का अलग 3 पार्ट में करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है ना तो ऐसे एरिया नेगेटिव आता है, वैसे करते हुए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हम उससे भी कर सकते हैं वाई डी एक्स करके, जैसे यहाँ एक्स डी वाई किया है, वाई डी एक्स करके भी कर सकते हैं।
तो थोड़े से ना लोअर क्लास में जस्ट 11-12 वाला क्लास का इंटीग्रेशन देख लो, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ रहा आप डिस्कस करो, तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली कर पाओगे। ये गेट के ही दोनों क्वेश्चन थे, जो 2 क्वेश्चन हमने अभी देखे हैं ये दोनों गेट के ही क्वेश्चन हैं। ये तो चलो ऐसे एप्टीट्यूड का है, ये सब एप्टीट्यूड का है, ये हमने सॉल्व किया ही अभी 22 वाला, बाकी तो वही है ना। ये तो एप्टीट्यूड में गेट का ही है, गेट 2022 का है, 2022 का है, तो ये एप्टीट्यूड का है, तो कुछ खास नहीं है। आप चारों पॉइंट प्लॉट करके एरिया इसको निकालो। शूलेस फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, जो भी लगा सकते हैं उसमें लगा लीजिए आप। ठीक है, सो चलिए, तो हम लोग आगे, मैं तो बस इंटीग्रेशन का बता रहा था, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में सिंगल इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। तो ये तो बेसिक है जो अभी मैंने आपको कराया ना, ये सब क्लास 11 मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देना चाहता हूँ जिन लोगों को अगर देखना हो। चैप्टर 8 है क्लास 12 के एनसीईआरटी में। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल इंटीग्रेशन, या सिंगल इंटीग्रेशन है ना, मतलब सिंगल इंटीग्रेशन, क्योंकि 12th में डबल इंटीग्रेशन है ही नहीं। सो ये आप देख सकते हैं जो अभी मैंने कराया वो सब वहाँ पे है। जस्ट यू फोकस ऑन, है ना, आप क्वेश्चन करके देख सकते हो, जो भी पूछा गया वो सब 11-12 के ऑब्वियस क्वेश्चन है। सो यू कैन रिवाइज जस्ट वंस, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कर सकते हो। तो वहाँ वन वेरिएबल से किया, यही सारे क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन से भी होंगे। ठीक है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन। अभी मैं थोड़ा आता हूँ, तो अभी लास्ट क्लास में हमने रीमान इंटीग्रेशन को जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्या थी, बस ये चेक कर रहा था कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है कौन सा नहीं है, ये लिख रहे थे। सो वहाँ हमारा कुछ अजम्पशन था। पहला अजम्पशन ये हमने लिया था कि एफ एक्स इज बाउंडेड इन ए बी, ये अजम्पशन था ना। और दूसरा क्या है इसमें कि जो आंसर आएगा ऑब्वियसली फिर वो फाइनाइट कोई आएगा ना। सो ये जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इसके पास फाइनाइट है ना, हमने कहा था फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तब भी हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। सो बाउंडेड तो है, तो बाउंडेड मतलब हर पॉइंट पे डिफाइंड है एंड में। अब बाकी ये तो ऑब्वियसली फाइनाइट ही आना है। सो ये जो क्वांटिटी है ये फाइनाइट ही होगा, ये हमेशा फाइनाइट आएगा, यूनिक भी आना है क्योंकि सिंगल है ना। सो फाइनाइट ही आना है। अब क्या होता है नेक्स्ट, जो अगला अप्रोच आप अभी देख रहे थे इम्प्रोपर, अगला है ना इम्प्रोपर इंटीग्रल। सो बताओ भाई, कोई इम्प्रोपर इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करोगे, ये क्यों इसको पढ़ते हैं। रिमान तो जस्ट एक था कि कोई इंटीग्रेबल, कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे इंटीग्रेबल है कि नहीं, वही बाउंडेड फंक्शन। सो कोई बाउंडेड फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे इंटीग्रेबल है कि नहीं वो चेक कर रहे थे, उसकी बेसिक। अब उसके आगे वैसे इंटीग्रल्स भी हैं जो इन क्राइटेरिया को फेल कर जाते हैं, या तो वो बाउंडेड नहीं होगा या इंटीग्रेशन फाइनाइट नहीं आएगी, है ना। तो दोनों तो एक ही चीज है, बाउंडेड नहीं होगा तो इंटीग्रेशन फाइनाइट आएगा ही नहीं। बाउंडेड नहीं होगा तो इंटीग्रेशन फाइनाइट नहीं आएगा, उसमें आपको देखना सर पड़ेगा, आता है फाइनल। है ना। जैसे जैसे अभी बताया था ना आपको, -1 से 1 वाले केस में गलती से क्या कर देंगे आप, तो ये बाउंडेड है ना। या वैसे हो सकता है ना फाइनाइट, क्या दिक्कत है उसमें। जैसे मान लो इसमें एफ एक्स बाउंडेड है और इंटीग्रेशन फाइनाइट है, तो ऐसा हो सकता है ना कि इंटीग्रेशन में ऐसे कोई क्वेश्चन बताओ जहाँ पे ये ले लो 1 से इन्फिनिटी 1/x² dx पर चेक कीजिए, ये बाउंडेड तो नहीं है ना। इसका आंसर क्या आएगा, आई थिंक 1 आएगा। चेक करो एक बार बाकी लोग। -1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ भाई, ये फंक्शन 1/x² क्या बाउंडेड है इंटरवल में, इसमें 1 से इन्फिनिटी में। अच्छा, अगर 0 से इन्फिनिटी इसमें बाउंडेड तो इसमें हो जाएगा। अच्छा, तो मैं कुछ और लेता हूँ जहाँ पे यहाँ सर फाइनाइट आएगा। जैसे वैल्यू 1/x dx, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं सर 1 फाइनाइट आएगा। आएगा ना। ओके, यस सर, क्योंकि आप लिमिट हर जगह 1 से ले रहे हैं, वो 0 से में लेंगे तभी वो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 1 से तो बाउंड हो जाएगा। तो आ गया ना बाउंडेड। तो आप क्या कह रहे थे कि कोई फंक्शन बाउंडेड हमेशा फाइनाइट आएगा, अगर इसको इनफाइनाइट बना दे बन जाएगा इनफाइनाइट।
तो एरिया अंडर द कर्व ही हो गया ना, तो वहाँ पे सो मेनली यही आई थिंक सेम ही है, बाउंडेड होगा एंड फाइनाइट होगा, वही चीज़ है, बाउंडेड एंड फाइनाइट लिख लो तो ये होगा ना, मतलब दोनों सिचुएशन आएगी ना वहाँ पे कि फंक्शन बाउंडेड है अभी में और इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट आएगी, कभी वो ऐसा नहीं होगा। या बीच में कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया अगर मान लो, तो वो केस हम कंसिडर कर रहे थे ना। तो इम्प्रॉपर हम किसको कंसिडर करते हैं, मेनली इम्प्रॉपर को डिफाइन कैसे करोगे ये पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग कैसे डिफाइन करते हो? सर जब कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है तब उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं इंटीग्रेशन का, या कर्व अनबाउंडेड हो, तो दोनों में से दोनों सेम ही चीज़ है। जैसे ये वाला इंटीग्रल क्या है, अच्छा तो कोई एक एंड पॉइंट वो ले लेंगे है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, तो मतलब यहाँ पे मेनली क्या है, ये तो सिचुएशन आएगा ही दोनों, ठीक है ना, ये तो मतलब ये दोनों सिचुएशन तो ऑब्वियस है इसमें। अब होगा क्या, मान लो कोई एक लिमिट, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर में क्या होता है कि एक तो पहली कंडीशन है कि कोई एक जो एंड पॉइंट है ये प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, एक तो ये है, या दोनों माइनस दोनों इंफिनिटी पे चले जाए वो भी है। मतलब हमारे पास जो इंटीग्रल का डोमेन है, डोमेन या तो एक तो ये हो जाए कि एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एक सिचुएशन ये है कि एफ एक्स इज अनबाउंडेड इन सम इंटरवल, मान लो कोई एक इंटरवल ऐसा है जहाँ पे वो अनबाउंडेड हो जाए, और दूसरा या उसका जो क्या बोलते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो अनबाउंडेड हो जाए, या ऐसा हो जाए कि ए बी में से कोई एक जो है वो क्या बोलते हैं अनबाउंडेड बोल दूं कि इंटीग्रेशन इज नॉट ए फाइनाइट नहीं नहीं, फाइनाइट वैल्यू। फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए इसमें, इस बीच में है ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट पे अनबाउंडेड हो जाए, और दूसरी चीज जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ए टू बी, तो यहाँ जो लिख रहा हूँ ए टू बी, सर ये जो एफ जैसे एक्स, 0 से पाई में लेंगे 10x का तो वो अनबाउंडेड आएगा। हाँ तो वो इम्प्रॉपर हो गया ना। सो यहाँ पे हाँ ये है कि इम्प्रॉपर। दिस, जहाँ पे ए और बी प्लस माइनस टेंस टू इन्फिनिटी ये होगा, तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास, कहना तो एंड पॉइंट जो है ना, ये ऐसा बोलो लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज इनफाइनाइट, एटलीस्ट वन लिमिट जो है, लिमिट ए टू बी है ना, तो एटलीस्ट वन लिमिट जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, एटलीस्ट वन लिमिट ऑफ इंटीग्रल जो है इज इनफाइनाइट, ये होगा कहने का मतलब इस टाइप का, जैसे जीरो से ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, या माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, मेरा ये मतलब है सेकेंड पॉइंट से, है ना, कि इस तरह केस जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा जहाँ पे कोई एक एंड पॉइंट इन्फिनिटी हो, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो भी है, चाहे प्लस माइनस में कोई भी हो, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी, यहाँ दोनों है इस तरह से। और दूसरा सिचुएशन ये था, जैसे इसमें ये, जैसे अभी मैं लिख रहे थे ना, जैसे 1/x वाला है, अभी मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था 1/x -1 से 1 या 0 से 1, 1/x dx, सो 1/x 0 पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, ये चीज़ है। तो किसी एंड पॉइंट पे फंक्शन या तो नॉट डिफाइंड हो, तो इसका मतलब कल मैं डिटेल में लिखाता हूँ इसको ना, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लो, अभी इसको अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं, आज से टाइम खत्म ही हो जाएगा, तो मैं कल इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अब, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जब तक कुछ क्वेश्चंस कर लो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन है ना। सो ये हम लोग ने अभी कुछ क्वेश्चंस कर लो आज, अभी देखता हूँ असाइनमेंट के, तो सिंगल इंटीग्रेशन और ज़्यादा क्वेश्चन तो होगा नहीं, जैसे अगर बात करूँ, अगर जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको अगर क्वेश्चन करने हैं, तो इंटीग्रेशन है कुछ क्वेश्चन देख लो,
सिंगल मेन दिक्कत इंटीग्रेशन। होता है सर कि पैराबोलॉइड इलिप्सॉइड इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं नहीं, तो वो सब वॉल्यूम तो निकालना होता है ना जब, तो उसका लिमिट देखने में सर वो थोड़ा दिक्कत होता है, लिमिट इमेजिन करने में, और नहीं नहीं, तो उसके फिर वो सब यहाँ ज़रूरत ही नहीं, हमारे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सब गेट में वो सब नहीं आएगा। अच्छा, वो तो इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन में देखना पड़ेगा मुझे असाइनमेंट, तो इंटीग्रल का तो अलग ड्राइव फोल्डर है। मैं अभी के लिए जस्ट आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्योंकि मैं अगले क्लास में स्टार्ट करता हूँ उसको। जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप ये सब है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें क्या कर रखा है? अच्छा, ये इंटीग्रल क्वेश्चन इसने भेजे थे ना, ओके। तो मैं अभी एंड से ही स्टार्ट करता हूँ। एंड से भी आपने सॉल्व किए थे ना सब लोग। तो इसमें ये इंटीग्रल क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे थे। तो ये तो डबल इंटीग्रेशन अभी पढ़ा नहीं है, छोड़ देता हूँ। ये भी डबल इंटीग्रेशन अभी रहने दो। ये 75 आपने किया है सॉल्व, ठीक है। 74 अब वेक्टर कैलकुलस सब सिलेबस में नहीं है, तो उसको स्किप कर दो। ये अच्छा, ये 19 से पहले ये मैथ्स वाला क्वेश्चन डाल रखा है, गेट मैथमेटिक्स का एक्चुअली, है ना। उससे पहले के जो क्वेश्चन होंगे गेट मैथमेटिक्स के 2018 वाले जो है ना, इसे डाल रखा है। ये सब गेट मैथमेटिक्स के, ये सब जो है ना, ये सब वेक्टर कैलकुलस हमारे पार्ट नहीं है अभी, गेट में नहीं है। 69 जो है ये डबल इंटीग्रेशन है। ये सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इसने डाल दिया इसने गलती से, सर ये सब की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसको हटा देना, मतलब इग्नोर करना उसको। ये सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन हैं ये सब। ये सब गेट मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, बहुत डीपली पढ़ना है, हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना। बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है ना सब। ना ये सब है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फालतू, ये सब गेट मैथमेटिक्स के प्योर रख रखे हैं, तो इसको आप इग्नोर ही करो तो बेटर है। तो है ना, इंटीग्रल का नाम तो डाला, ऐसे इसमें इससे अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। जैसे एरिया वाला क्वेश्चन था ना, जैसे आप ये सब क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन कर रहे थे, मान लो ये पहला क्वेश्चन ही है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते, दूसरा एरिया निकालना, तीसरा भी एरिया निकालना। इस तरह क्वेश्चन अभी था जो गेट 2019 में आया था, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस टाइप का ही था ना हमारा। तो ये सब आप कर सकते हैं सॉल्व यहाँ से। तो ये है ना, जैसे अभी ये जो क्वेश्चन 8 नंबर, अभी गेट में इस तरह का क्वेश्चन था, वहाँ x बराबर -y² एंड y बराबर x+2 ऐसा कुछ था। सो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, जैसे अभी ये था ना, मान लो ये 14 वाला क्वेश्चन जैसे है, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम मत करो, जैसे एरिया वाला शुरू में ही था। जैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, अभी ये किया था 8th, हालांकि सिमिलर जो हमने सॉल्व किए हैं, बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। आप इसका आंसर बताओ जरा 8th का, जो हमने अभी सॉल्व किए थे वहां था x इज इक्वल टू -y² एंड आई थिंक y इज इक्वल टू x+2 था। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है बट है सिमिलर क्वेश्चन। तो जिन लोगों को समझ आया वो बताओ इसका सॉल्व करके, जैसे वो किसी को डाउट भी उसमें हो रहा होगा, तो एक बार ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। कल मैं प्रॉपर स्टार्ट करूंगा प्रॉपर, है ना। तो अभी आप इसको सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे 8th क्वेश्चन का।
अरे भाई ये भी मैं ही सॉल्व करूँ क्या? देखो इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं क्लास। y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई टू, तो ये तो और आसान है उससे ना, ये तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो y बराबर एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज टू, तो ग्राफ बना लो। ये है एक्स प्लस वाई टू का मतलब है इस तरह से, ये हो गया ना। सर 5/6। तो बस वो y के अबाउट था, वही चीज़ अब x के अबाउट आ गई। सो जो पहले हमने y के अबाउट, वही चीज़ आप x के अबाउट कर लो अब। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप ये लिमिट निकाल लो, तो जो एरिया होगा यहाँ पे, ये अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y, सो y2 माइनस y1 dx। आपने वहाँ देखा था मैंने क्या यूज़ किया था, x2 माइनस x1 dy वहाँ पे। जब y एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं तो ऐसा करेंगे, जब x एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं तो y2 माइनस y1, अब कर लो y2 क्या है ना, सो यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर है। अब ये तो आ गया, सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट क्या लोगे, तो लिमिट यहाँ देख लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा उसके लिए। सो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, सो y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर 2 माइनस एक्स। सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्टली जो गेट में आया था उसके जैसा ही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज जीरो, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब देखना है किसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बना लो। तो एक्स बराबर माइनस वन एंड टू, वहाँ भी ऐसे ही आया था, बस वाई की वैल्यू वहाँ आई थी। तो ये ठीक है भाई, चेक कर लो। माइनस एक्स बराबर वन एंड माइनस टू ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू माइनस टू, यही आएगी वन एंड माइनस टू। तो वन, एक बार क्वेश्चन दिखाइए कुछ। रुक जाओ। सो वन एंड माइनस टू, तो यहाँ से माइनस टू से वन कर दीजिए। अरे भाई क्वेश्चन में क्या ही था, यही तो था। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई हाँ टू। तो सर यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, हाँ तो आपका जो पैराबोला है वो तो 0 0 से पास करेंगे ना। हाँ, तो जीरो जीरो से कर रहा है पास। हाँ ठीक है ठीक। तो यहाँ से अब इंटीग्रेट कर लो, सिंपल सिंपल है ना। तो इसमें 2x माइनस, तो गेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैम में जैसे आए वैसे ही आ रहे हैं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी तुम सॉल्व कर लो, असाइनमेंट इंटीग्रल कैलकुलस वाले फोल्डर में जाके बहुत सारे होंगे, आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। सो माइनस टू से वन सॉल्व कर लो। सो टू माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस ऐसे ही माइनस फोर बाई टू, फिर माइनस माइनस प्लस एट बाई थ्री, यही आ गया। से वन बाई थ्री था, यहाँ एट बाई थ्री है। टू माइनस वन बाई टू, थ्री बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस, अच्छा ये तो माइनस टू हो गया था, माइनस सिक्स, तो प्लस सिक्स माइनस एट बाई थ्री। चलो इसका सिक्स एलसीएम ले लो चाहो तो डायरेक्टली, चेक कर लो। तो ये आ गया 20 प्लस 10 31 बाई सिक्स आ रहा है ऐसा कुछ, देख लो। अब इंटीग्रेशन हो सकता है कैलकुलेशन में एरर हो, एक बार 9/2 चेक कर लो। है। कितना आया, 9/2। फिर से 9/2 ऐसे सेम ही आया, इसका मतलब फिर से मैंने कहीं गलती किया इसका मतलब। सो 27 बाई यहाँ पे इसका मतलब आएगा, हाँ 27/6 आएगा, तो कहाँ गलती हुआ है, 20 + 30, तो ये माइनस होता है इसका मतलब। अच्छा मैंने यहाँ गलती किया, एक बार चेक कर लो इंटीग्रेशन ठीक से, ये मैंने गलती किया है कहीं पे। वन रखेंगे तो टू माइनस दिस, अच्छा यहाँ यहाँ गलती हुआ है बस, यहाँ पे देखो ये जो प्लस था ना, देखो यहाँ माइनस है, मैंने प्लस कर रखा है इसीलिए। तो माइनस टू से वन, ठीक है ना, तो ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन बाई थ्री, तो ये माइनस टू। ओके ओके, तो यहाँ है ना यही सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इसका, क्योंकि एग्जाम में गलती होगी तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आ गया 27/6, मतलब सेम ही क्वेश्चन है ना, बस वो y के अबाउट था, अब ये x के अबाउट कर दिया, क्वेश्चन तो सेम ही है, आंसर भी सेम ही आ गया। ठीक है जी, तो 9/2 आ गया, देख लो। मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था बस, तो ठीक है भाई। किसी को कुछ पूछना है, मतलब कहने का मतलब इस तरह क्वेश्चन यस आप सर। प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट में हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, चलो आज ये स्टॉप करता हूँ। तो आज हमने कुछ बस बेसिक जो डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लिखाया जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, फिर एरिया के बाकी बेसिक फॉर्मूला बताया वो भी 11th-12th का, वो भी आप जानते होंगे। एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बाकी आपका काम है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एरिया वाले, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस। तो अभी अगले क्लास में मैं इम्प्रॉपर से ही स्टार्ट करूंगा। सो आई विल स्टार्ट विथ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, फिर इम्प्रॉपर हो जाएगा, फिर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, फिर वो कंप्लीट करेंगे इसको, फिर ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्लास में ये वाले पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो अभी कल हम लोग इम्प्रॉपर डिस्कस करेंगे और इम्प्रॉपर के बाद ये वाला पार्ट डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन आफ्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल पार्ट। पहले इम्प्रॉपर इसके बाद डिस्कस करते सर हैं, क्या शुरू करेंगे? इसके बाद सिलेबस ही करेंगे आगे। इंटीग्रेशन कहाँ तक पहुँचे थे हम? प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट स्टार्ट होगा ना। ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था पूरा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये भी मैं करा ही चुका था, कराया था। हाँ, यूनिवेरिएट हो गया था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ये है, तो ये वाला पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, है ना। तो ये है, अभी हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर रखा है यहाँ पे। तो जो लोग रिकॉर्डेड कोर्स देखे होंगे, तो ये वाला पार्ट हमने अभी तक कंप्लीट कर रखा है। ये कंप्लीट करने के बाद हमने ये स्टार्ट किया था। सो अगले 2-3 क्लास में ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला ऑलमोस्ट हो गया है, बचा है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है, और इधर से डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है उसका। तो ये 2-3 क्लास में हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे ज्वाइंट पे। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी यहीं पे हम स्टॉप करते हैं एंड आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू। हाँ, डाउट के लिए आप रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।